मराठा समाज को आरक्षण देने की तैयारी सरकार ने कर ली और अब मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की मांग उठ रही है। हमारे साथ है महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान। नसीम जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने तो कल प्रस्ताव बिल लेकर आ रही है, स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है, लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मराठा और मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की बुनियाद पर 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने आरक्षण देने का निर्णय लिया था। तब से ये मामला प्रलंबित चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई बार आई उसके बाद, 2014 के बाद से, और आज तक उसके ऊपर सही कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। मराठा समाज को आरक्षण मिले, ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का ना लगे, मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ेपन की बुनियाद पे जो बिरादरियां हैं, उनको आरक्षण मिले, ये कांग्रेस की सोच है और ये हमारी मांग है और इस सरकार ने करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सरकार मराठा और ओबीसी समाज में सिर्फ झगड़ा लगाने का काम कर रही है। ना मराठा समाज को आरक्षण दे रही है, ना और उसके साथ साथ मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करके देने की बात करके और दोनों समाज में एक तरह से द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो इस राज्य की जो संस्कृति है, जो सामाजिक धरोहर है, उसको कहीं ना कहीं तहस-नहस करने का काम महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कर रही है और वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार की दलील ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है और आप जो मुस्लिम आरक्षण मांग कर रहे हो वो धर्म के आधार पर है। अ, सरकार झूठ बोल रही है। मैंने पहले भी कहा है और 2014 में जो कैबिनेट की नोट है, जो ऑर्डिनेंस है, अगर आप उसको निकाल कर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये आरक्षण किसी धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर जो समाज पिछड़ा है उन समाज को दिया जा रहा है। अलग अलग बिरादरियां हैं, जातियां हैं मुसलमानों में, वो उनके पिछड़ेपन के, और वो उसकी रिपोर्ट है, आयोग बना था, रिपोर्ट उसकी आई थी, उसके आधार पर दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा सरकार झूठ पे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और इस तरह से वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर तो किसी को आरक्षण मिल ही नहीं सकता और दिया ही नहीं जा सकता और कोई मांग भी नहीं सकता। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। तो ये जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, तो मुसलमान धर्म के आधार पर मांग भी नहीं रहा है। मुसलमानों में जो पिछड़ी बिरादरियां हैं, उनके पिछड़ेपन का जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर आरक्षण की मांग है। एक और दलील उनकी तरफ से जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि चूंकि चुनाव भी करीब है और मुस्लिम समाज का मतदान आपको चाहिए, वोट चाहिए, इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह से मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रही है। देखिए, सवाल तुष्टीकरण आज कौन कर रहा है देश में? पिछले एक दशक से कितनी तुष्टीकरण किया जा रहा है और कौन कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की कभी राजनीति की नहीं है। कांग्रेस को तुष्टीकरण के नाम पर बदनाम किया गया है। कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए झूठ बोला जाता है, इतिहास को गलत तरह से पेश किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जोर से बोलो, झूठ बोलो, ये जो नारा है, उस नारे के तहत ये चल रहे हैं और आने वाले चुनाव में देश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। इसके अलावा सीट बंटवारे की बात करते हैं, शिवसेना ठाकरे सेना की तरफ से 28 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए, जिनमें मुंबई की 6 में से 4 सीटें, आपने 3 सीटें मांगी है मुंबई में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 सीटें छोड़ी जहां पर उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त नहीं किया। तो इससे लग ये रहा है कि शायद वो आप लोगों को सिर्फ 2 ही सीटें देंगी, 3 सीटें नहीं। नहीं, इस तरह से आकलन करना गलत बात होगी। हर पार्टी, क्योंकि हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शिवसेना भी शामिल है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी शामिल है, कांग्रेस है, और भी दूसरी पार्टियां हैं, शेतकारी कामगार पक्ष है, बहुत सारी पार्टियां हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग, हम लोग इसमें शामिल हैं। तो पर्यवेक्षक नियुक्त करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है, ताकि उन पार्टियों के कैडर को यूनाइट किया जा सके और चुनाव सभी पार्टियां मिलजुल कर मजबूती से लड़ें और जिस भी पार्टी का उम्मीदवार हो वो विजयी हो। ये कांग्रेस पार्टी ने, हमने तो पूरी 48 के 48 जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, शिवसेना भी कर रही है, पवार साहब की भी पार्टी करेगी, तो सभी कर रहे हैं। वो अपने कैडर को इंटेक रखने के लिए और मोबिलाइजेशन के लिए, और एक प्रक्रिया है ये, और
उससे ये अंदाज़ा लगाना गलत है कि कौन सी सीट किसको दी जा रही है, कौन सी सीट किसको मिल रही है। आने वाले 7-8 दिनों में सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सीट कौन लड़ेगा। 70% से ज़्यादा सीटों का बंटवारा हो चुका है। 25-30% सीटों को लेके जो कहीं आपस में एक दूसरे का दावा है, क्लेम है, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन 48 के 48 उम्मीदवार मजबूती से लड़ेंगे, ये जरूर तय है। आपने 30% का जिक्र किया, उनमें से एक सीट जो है ये उत्तर पश्चिम की सीट है, जहां से आपके उम्मीदवार संजय निरुपम हुआ करते थे, लेकिन वो कीर्तिकर परिवार के जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर, उसे ठाकरे सेना उतारना चाहती है। क्या आप लोग का दावा मजबूत है कि आपका ही, कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा उस सीट से? देखिए, वो सीट हमेशा परंपरागत तरीके से कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। मुंबई में एक ज़माने में हम 6 की 6 सीट जीत के आते थे। 2009 में अगर आप देखेंगे तो 6 की 6 सीट हमारे पास थी। अब ठीक है, समीकरण बदला है, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग पार्टियां हमारे साथ हैं। हम सभी पार्टियों की इच्छा यही है कि जो पार्टी का उम्मीदवार, जो पार्टी जहां से जीत सके, भारतीय जनता पार्टी को हरवा सके, उस पार्टी ने उस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ये भूमिका इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की है। ये शिवसेना की भी यही नीति है, हमारी भी यही नीति है। तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि अशोक चौहान चले गए, मिलिंद देवरा चले गए, नसीम का बाबा सिद्दीकी चले गए, तो नसीम भाई आपसे सवाल ये कि एक परसेप्शन इस तरह से बन रहा है कि कांग्रेस के कई और नेता जो है, विधायक है, वो चुनाव के ठीक पहले छोड़ने की तैयारी में। ऐसे में कांग्रेस को बहुत बड़ा आघात लग सकता है, तो क्या आप लोगों ने बैकअप प्लान तैयार करके रखा है? बैकअप प्लान हो चुका है? देखिए, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में इतनी ही लहर चल रही है, तो कांग्रेस को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? शिवसेना को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? एनसीपी को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? बिहार में नीतीश जी को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? दिल्ली में केजरीवाल जी के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत क्या है? अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार किया गया है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब करने की ज़रूरत क्या है? अगर लहर चल रही है, 400 के पार है भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जब कांग्रेस के ही नेताओं को लेकर चुनाव लड़ना है, तो ये क्या हो रहा है? ये देश देख नहीं रहा है। देश के लोग देख रहे हैं, वोटर देख रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी नेता के जाने से कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी इसी महाराष्ट्र में 1998 में जब पवार साहब पार्टी उन्होंने स्प्लिट किया था कांग्रेस पार्टी में, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडरलेस पार्टी हो गई थी। हमारे पास कोई नेता बचा नहीं था, सभी चले गए थे। उसके बाद जब 99 का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर महाराष्ट्र में आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस की ज़मीन रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाली परंपरागत जनता रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उठेगी और ये चुनाव में भी आप देखेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।